हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने इससे पहले टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। उसमें आपने टॉर्क कैलकुलेट किया था टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये डिवाइस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के इस डिवाइस का यूज क्या है? ये करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ए डिवाइस टू मेजर करंट इन द सर्किट। ओके, it is a device used to measure current in the circuit okay. इसका प्रिंसिपल क्या है? It is based on the principle when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it will experience a torque. आपने पढ़ा था टॉर्क क्या लगेगा? NIAB sin थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये जो टॉर्क है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा। तो ये है प्रिंसिपल। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने यहां लिखा है। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इसका प्रिंसिपल है ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ए करंट कैरिंग coil placed in a magnetic field experiences a torque the magnitude of which depends on strength of current. टॉर्क करंट पर डिपेंड करता है। ओके, टॉर्क the magnitude of which depends on strength of current। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो एक गैल्वेनोमीटर में इस तरह से सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सो दे विल प्रोवाइड ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ओके, दे विल प्रोवाइड ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक ये कॉइल होगी। ओके, इसमें एक करंट I होगा। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो इस पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा। इस कॉइल के साथ थ्रू दिस स्प्रिंग एक नीडल होगी और नीडल के ऊपर नीडल के ऊपर यहां पर एक स्केल होगा। ओके, जिस तरह से आपने अगर गैल्वेनोमीटर देखा है या वोल्टमीटर एमीटर देखा है तो उसमें एक स्केल होता है इस तरह से। तो ये नीडल होगी और यहां पर ये एक स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट होगी इस कॉइल से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिलिंड्रिकल मैग्नेट की वजह से ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा ये है कि जो प्लेन ऑफ कॉइल होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा
और एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी जो एरिया वेक्टर है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो ये लिखा था टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमेशा क्या होगा, इसमें 90 डिग्री होगा आपका। ओके, ऑलराइट। तो ये एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है ये एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एंड जो करंट कैरिंग लूप है इस पर इसकी वजह से टॉर्क एक्ट करेगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करेगा। अब कॉइल को रोटेट करेगा तो कॉइल किसके साथ, नीडल के साथ कनेक्टेड है, तो नीडल भी मूव करेगी, लेकिन मैक्सिमम कितना मूव कर पाएगी, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग है तो क्या होगा, स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा। जब स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो इसमें क्या होगा, एक रेस्टोरिंग टॉर्क, यानी जो कॉइल की वजह से टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा इसमें, और जब वो रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क बाय द कॉइल हो जाएगा तो क्या होगा, जो नीडल है वो आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। ओके, तो वो आपकी रीडिंग होगी। ये जो स्प्रिंग है इसका टॉर्जन कांस्टेंट है K। ओके, तो अब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। थ्योरी में मान लीजिए लेट I is current in coil, A, B sides of coil, कि मान लीजिए ये साइड A है ये B है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी A into B, दैट विल बी एरिया ऑफ कॉइल। हम मान लेते हैं जो N है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ओके, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप क्या होगा, इट विल बी NIAB साइन थीटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल tau, it will be NIAB साइन, ये थीटा क्या है मैंने बताया था आपको 90 डिग्री होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एरिया वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो साइन 91 होता है, तो ये हो गया NIAB। लेट ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये जो टॉर्क एक्ट करेगा कॉइल पर, ये इसको रोटेट करेगा तो स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि इस टॉर्क का अपोज करेगा, और जब वो रेस्टोरिंग टॉर्क इस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो जो नीडल है वो रेस्ट पर आ जाएगी, और जहां भी आएगी इस स्केल पर वो आपकी रीडिंग होगी। तो दिस टॉर्क rotates the coil, हम मान लेते हैं कि लेट बाय एंगल अल्फा वो रोटेट करेगा। ओके, बाय एंगल अल्फा रोटेट करेगा। Since the coil is connected to a spring, since the coil is connected to a spring, a restoring torque will be produced in the spring. A restoring torque will be produced in the spring। और रेस्टोरिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा,
अल्फा के। जैसे आपने ऑसिलेशन में पढ़ा था क्लास 11th में, रेस्टोरिंग फोर्स किसके, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ रेस्टोरिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंगल अल्फा के। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये अल्फा है। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये अल्फा है आपका। तो टॉर्क, मैं इसको टाउ आर लिख देता हूं, आर फॉर रेस्टोरिंग, तो इट विल बी के अल्फा। के क्या है यहां पर, टॉर्जन कांस्टेंट। लेट, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और यहां पर जो आपका के इज टॉर्जन कांस्टेंट। ओके, इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉर्क आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम, EQM, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन, टाउ इक्वल टू टाउ आर, तो टाउ की वैल्यू है NIAB इज इक्वल टू के अल्फा। ओके, तो यहां से के अल्फा है NIAB के, तो अल्फा आपका यहां से आ जाता है NAB बाय के इंटू आई। ओके, सो यहां से लेट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, ये अल्फा है। तो जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा इन द स्प्रिंग, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल। ओके, एंड यहां से आपका आई आ गया के बाय NBA इंटू अल्फा इज इक्वल टू G अल्फा, वेयर G इक्वल टू, where G equal to K by NBA is called galvanometer constant or current reduction factor, is called galvanometer constant or current रिडक्शन फैक्टर। ओके, उसके बाद है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ओके, it is defined as current which produces a deflection of one scale division in the galvanometer। means जो आपका स्केल है गैल्वेनोमीटर का, उसका वन स्केल डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट चाहिए हमें कॉइल में, तो उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हम यहाँ डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड as the current which produces a deflection of one scale division, a deflection of one scale
division in the galvanometer, in the galvanometer, and is given by G equal to I by alpha, and that is equal to K by NBE। तो इसको फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर क्या होगा? अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को हम सेंसिटिव कब कहेंगे? अगर वो छोटे से छोटे चेंज इन करंट या चेंज इन वोल्टेज को भी डिटेक्ट कर सके, मीन्स इफ इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन करंट और स्मॉल चेंज इन वोल्टेज। ओके, तो मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं यहां से। तो इसके बाद है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। Sensitivity of a galvanometer. A galvanometer is said to be sensitive. A galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection, if it shows large scale deflection, okay, even when a small current is passed through it, even when a small current is passed through it, कि थोड़ा सा भी करंट पास करने पर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करे, या फिर ये कहिए कि थोड़ा सा भी अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वो एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, और a small voltage is applied across it। okay, तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो तरह की सेंसिटिविटी हम डिफाइन करेंगे। पहले है करंट सेंसिटिविटी, इसको हम IS से लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी को। तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, मींस इट इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। इट इज डिफाइंड एज deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it, ओके। तो जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और अल्फा बाय आई क्या होगा? इसका इनवर्स NBA बाय के, NBA बाय के, ये होगा
आपका करंट सेंसिटिविटी, फिर है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको आप Vs से लिखेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम Vs से लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन ए यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। इट इज defined as deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across it। ओके, तो ये होगा आपका अल्फा बाय वी। वी होता है आपका आई आर। तो अगेन अल्फा बाय आई की वैल्यू ये है, तो एन बी ए बाय के आर, और यू कैन राइट इट एन बी ए बाय के है आपका करंट सेंसिटिविटी आई एस डिवाइड बाय आर। ये होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये स्टूडेंट यहां ध्यान रखना, ये V और I वोल्टेज और करंट नहीं है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, Vs इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, Is इज करंट सेंसिटिविटी। सो सेंसिटिविटी N, B, A और K इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मैं इधर से इरेज कर देता हूं। तो हम यहां लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन N, B, A and K. Okay, and sensitivity can be increased. It can be increased, नंबर 1, एन बी और ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एन बी ए को अगर इंक्रीज करेंगे तो सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग एन बी एंड ए, और टॉर्जन कांस्टेंट के उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेंसिटिविटी, तो उसको डिक्रीज करके भी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग के। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। बट आप रैंडमली नहीं चेंज कर सकते इसको, इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट योर विल। ओके, दीज पैरामीटर्स आर रिलेटेड बाय फॉर्मूला। तो अगर आप एक पैरामीटर को चेंज करते हो तो अकॉर्डिंगली आपकी सेंसिटिविटी भी चेंज होगी। तो नेक्स्ट अब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले जो डिफ्लेक्शन है अल्फा, दैट डिपेंड्स ऑन करंट आई, लीनियरली प्रोपोर्शनल है, हमने किया था अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, डिफ्लेक्शन के लिए
लीनियर स्केल यूज कर सकते हो, क्योंकि जब प्रोपोर्शनल, जैसे y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 है, तो x वर्सेस y ग्राफ क्या आता है आपका, स्ट्रेट लाइन आता है। तो इस तरह से यहां भी एक लीनियर स्केल आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो ए लीनियर स्केल can be used to measure deflection, नंबर 2, सेंसिटिविटी को आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, बाय इंक्रीजिंग एन बी एंड ए एंड डिक्रीजिंग के। सेंसिटिविटी can be increased by increasing N, B and A and by decreasing K। okay, नेक्स्ट, इसमें जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपने सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज किया है, वो बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है। तो इस वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गए वो इजीली गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को अफेक्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से आप गैल्वेनोमीटर को लगभग हर पोजीशन में यूज कर सकते हैं। तो नंबर 3, एज coil is placed in a powerful magnet, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन ए पावरफुल मैग्नेट, डिफ्लेक्शन इज नॉट easily affected by external magnetic field, external magnetic field। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज है, एक तो आप सेंसिटिविटी को आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, ओके, एंड दूसरा करंट ओवरलोडिंग गैल्वेनोमीटर को इजीली डैमेज कर सकता है। ओके, तो यहां हम डिसएडवांटेज लिखेंगे, and major disadvantage is current overloading can damage the galvanometer, current overloading can damage the galvanometer easily। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। उसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, ये तो था थ्योरी पार्ट इस टॉपिक का। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और इस टॉपिक पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और न्यूमेरिकल लिख देता हूं आपके लिए। कि स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज n equal to 24, number of turns 24, area of coil 20 into 10 raised to -3 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला और रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 14 ओम। जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसका रेजिस्टेंस है 14 ओम। फर्स्ट पार्ट में कहता है indicate a way to increase current sensitivity by 25%,
यहाँ ब्रैकेट में ये कहता है इट्स नॉट इजी टू चेंज ए और बी, तो यानी ये कहता है एरिया या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको चेंज करना मुश्किल होता है। सेकंड पार्ट में कहता है इफ इन डूइंग सो, तो ये कहता है ये करंट सेंसिटिविटी 25% से इंक्रीज करने में अगर R इंक्रीजेज टू 21 ओम, यानी जो R की वैल्यू पहले 14 थी वो 21 हो जाए, तो इज वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेसर देन ओरिजिनल मीटर। तो कहता है वोल्टेज सेंसिटिविटी आपको बताना है बढ़ेगी या घटेगी। ओके, तो पहले केस में है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है आपका NBA/K। K तो कांस्टेंट होता है। ये कहता है A और B को चेंज नहीं करना है, तो आपका यहां से IS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर आप N को 25% इंक्रीज कर दें तो करंट सेंसिटिविटी भी 25% इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो पहले पार्ट का आंसर तो ये है। टू इंक्रीज IS करंट सेंसिटिविटी बाय 25%, इंक्रीज N बाय 25%, तो N को भी 25% से इंक्रीज करना होगा। तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी अगर आपने 25% इंक्रीज कर दिया? तो पहले 24 का 25% क्या होता है? 6। 25% ऑफ 24 क्या होगा? 25/100 इंटू 24, ये 4 ये 6, तो ये 6 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न 6 से इंक्रीज हो जाएंगी, यानी जो पहले 24 थी अब क्या होंगी? 24 + 6 30। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स विल बिकम, मैं उसको n प्राइम लिख देता हूं, 24 + 6 30 हो जाएंगी। उसके बाद ये कहता है कि इससे वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड पार्ट, Vs = IS/R NBA/KR। ओके, ये होगा, एंड ये होता है आपका α/V। तो यहां पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगा? B और A और K तो आपको चेंज नहीं करना है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू N/R। तो यहां पर N/R का रेशो क्या आएगा? N की वैल्यू है 24 और R की वैल्यू है 14, तो आप रेशो निकाल लीजिए। 24/14 ये आपका आता है 1.714। तो Vs है आपका, N की वैल्यू है 24, R की वैल्यू है 14, और मैं AB/K को यूं के यूं लिख देता हूं, AB/K को, क्योंकि N और R चेंज हो रहा है, A, B और K चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, N चेंज हो गया 24 से 30 और R चेंज हो गया 14 से 21 ओम। ओके, तो AB/K को मैं यूं क्यों रखूंगा, और 24/14 है आपका 1.714 AB/K। और उसके बाद Vs प्राइम ये क्या होगा? ये होगा N'/R' इंटू AB/K के AB/K तो आपका सेम है। N प्राइम आपका हो गया था 30 और R प्राइम यानी रेजिस्टेंस चेंज हो गई थी 21 इंटू AB/K। तो 30 को आप 21 से डिवाइड कीजिए, 30 डिवाइड बाय 21, ये आपका आता है 1.428 AB/K। ओके, तो मॉडिफिकेशन से पहले
ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, मॉडिफिकेशन के बाद ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ओके, सो मॉडिफाइड मीटर की जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो मॉडिफिकेशन से पहले जो सेंसिटिविटी थी उससे कम है। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मॉडिफाइड मीटर इज लेस देन ओरिजिनल मीटर। सो वोल्टेज sensitivity sensitivity of voltage sensitivity of modified meter is less than voltage sensitivity of ओरिजिनल मीटर। तो ओरिजिनल वाले की वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा थी, मॉडिफाइड की कम है। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर by 50%, its resistance is increased to twice the initial value. By what factor voltage sensitivity changes? तो ये कहता है कि करंट सेंसिटिविटी को 50% बढ़ाने के लिए जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो डबल करना पड़ता है। तो इस वजह से वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे चेंज होगी, ये बताना है। मान लीजिए इनिशियली IS है करंट सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस R है, ओके, और वोल्टेज सेंसिटिविटी VS है। तो VS क्या होगा, IS बाय R। ये क्या है, इनिशियल वैल्यूज है, ये इनिशियल वैल्यूज है करंट सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल और वोल्टेज सेंसिटिविटी की। और वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय R। फिर उसके बाद क्या होता है, टू इंक्रीज IS बाय 50%, रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डबल। पहले रेजिस्टेंस R थी तो अब मैंने R प्राइम लिख दिया, वो 2R हो जाएगी। और करंट सेंसिटिविटी 50% से इंक्रीज हुआ है तो IS प्राइम लिख देता हूं अब मैं करंट सेंसिटिविटी को। वो क्या होगा, जो पहले थी वैल्यू उसका 50% और बढ़ गया, IS प्लस 50% ऑफ IS, तो IS प्लस 1/2IS, तो 3/2IS। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, ये होगा IS प्राइम बाय R प्राइम। IS प्राइम की वैल्यू है 3/2IS और इसकी वैल्यू है 2R। ओके, तो ये आपका हो गया 3/4IS बाय R, और IS बाय R की वैल्यू क्या है, VS, तो 3/4VS यानी 0.75 VS। तो यानी जो पहले वैल्यू थी उसका 0.75 रह जाएगी, उसका 75% रह जाएगी सिर्फ, तो 25% से डिक्रीज हो जाएगी। तो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द न्यू voltage sensitivity is 75% of initial voltage sensitivity
75% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिक्रीजेस बाय 25%। तो स्टूडेंट ये कोर न्यूमेरिकल था गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड, ये हमने कंप्लीट कर दिया और इसके साथ ही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।